शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। जब मैंने होश संभाला तो खुद को औरों से मुख्तलिफ पाया। मुझे लगता था कि मेरे पास किसी चीज की कमी है। बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो अनमोल खजाना माँ है जो मेरे पास नहीं है। बचपन से मेरे जहन में यही बिठाया गया था कि मेरी माँ मर चुकी है। दादी ने पाला था लेकिन फुफ्फो ने तो लातादाद अजाबों में डाला था। एक दादा थे जो दिल ओ जान से मुझको चाहते थे। इनकी चाहत शहद जैसी मीठी थी। सच कहूं तो बस मैं उनकी वजह से जीती रही। दादा की शख्सियत भरपूर बाएतिमाद थी कि मैं नन्ही सी जान हर आन दौड़ी जाती और अपना हर दुख उनसे बयान कर देती, जबकि वालिद से डरती थी। और दादी जान, उनका रवैया तो बड़ा अजीब सा था। कभी बहुत चाव करती और कभी डांट देती। गरज उनके मिजाज का कोई भरोसा नहीं था। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। फुफ्फो, जिनको मैं गुस्से से बुआ चिमनी कहती, उनका असल नाम चमन आरा था। वो मुझको बहुत तकलीफ दिया करती थी। जब भी मैं कोई खेल खेलने लगती, ये आकर बिगाड़ डालती। गुड़िया का सजा सजाया घर बखेर देती। पढ़ने बैठती तो किताब उठाकर परे फेंक देती। कहती कि नालायक, आता जाता कुछ है नहीं तो क्या पढ़ेगी, चली जा यहां से। यही था बस उनका तकिया कलाम। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी मुझे 1-2 मिनट से ज्यादा पढ़ाया हो। उन्होंने जब मैट्रिक कर लिया तो कॉलेज चली गई। कॉलेज जाने के थोड़े दिनों बाद काफी बदल गईं। मोहल्ले के सारे लोग उनके बारे में बातें बनाने लगे। मैं अब बच्ची ना रही थी, खासी समझदार हो चुकी थी। लोगों की बातों को समझने लगी थी। वो कहते कि चमन के माँ बाप की गफलत देखो, उनको पता नहीं कि बेटी किस राह चल दी है। चमन आरा ने तो पर पुर्जे निकाल लिए हैं। कोई दिन ही जाता था कि उनके बारे में ऐसी वैसी खबरें ना उड़ती हों। मेरे भी कान खड़े हो जाते। सोच में पड़ जाती कि मेरी फुफ्फो के साथ क्या होने वाला है। दरअसल दादी ने उनको सर चढ़ा रखा था। दादा समझाते तो जवाब देती कि अपनी अक्ल अपने पास रखो, तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं। वो ये सोचकर चुप हो जाते कि घर में झगड़ा होने से बदमज़गी होगी और मेरी पोती परेशान होगी। उन्हीं दिनों अबू ने दूसरी शादी कर ली और बीवी को लेकर बैरून मुल्क चले गए। उनके जाने के बाद फुफ्फो आजाद हो गईं। कॉलेज से देर से वापस आती। वो खूबसूरत थीं। कई रिश्ते आए मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो 3rd ईयर में थीं जब एक रिश्ता आया। वो इस रिश्ते पर निहाल थीं। दादी से कहा कि बस यही हां कर दो। दादी बोली, अनजान लोग हैं, देखे ना भाले, कैसे हां कर दूं। आपके नहीं मेरे तो देखे भाले हैं। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, ये इसका भाई है। वो मेरी गहरी सहेली है। गरज रिश्ते के लिए अनजान औरतें 2-3 बार आईं तो दादी सोचने पर मजबूर हो गईं। दादा से डर था कि गैर लोगों का रिश्ता कबूल ना करेंगे। तभी दादी ने उनसे कहा कि ये मेरी एक रिश्ता की बहन के जाने वाले हैं। अच्छा घराना है, लड़का पढ़ा लिखा है, अमीर लोग हैं और अपनी जमींदारी है। उन्होंने बेटी की खुशी के लिए अपनी तरफ से कहानी बनाकर दादा को सुना दी। बात यह थी कि फुफ्फो ने कॉलेज आते जाते किसी लड़के से दोस्ताना बना लिया था। वो इससे बाला बाला घर से बाहर बातें कर लेती। कुछ मोहल्ले के लड़कों को पता था वो बदनाम हो रही थी, मगर घर वालों को पता नहीं था। और दादी बेचारी भोली भाली, हमेशा घर में रहने वाली, उन्होंने बाहर की दुनिया कब देखी थी, उन्हें जमाने का पता ना था। उन्होंने दादा को एतमाद में लिया और रिश्ते के लिए आने वाली ख्वातीन को हां कर दी। दादी ने लड़के को भी बस एक बार दूर से देखा कि कद काट शक्ल सूरत का अच्छा है। बाकी सीरत का भरोसा उसके घर वालों के कहने से कर लिया और शादी की तारीख दे दी। शादी 1 माह बाद होनी थी। मंगनी की रस्म अलबत्ता सादगी से अंजाम पा गई। दादा ने मंगनी वाले दिन भी मुनीर को ना देखा, क्योंकि मंगनी में अंगूठी और मिठाई लेकर सिर्फ ख्वातीन आए, लड़का नहीं आया। इसकी माँ और बहनें कुछ रिश्तेदार ख्वातीन के साथ आकर मंगनी की रस्म कर गईं। फुफ्फो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। इस खुशी में उन्होंने 3rd ईयर का इम्तिहान भी ना दिया कि बस अब 1 माह बाद शादी है। शादी से हफ्ता भर पहले एक शब आधी रात को दादी पानी पीने उठी तो सहन की दीवार के साथ उनको एक साया नजर आया।
मारे खौफ के उनकी चीख निकल गई और उन्होंने शोर मचा दिया। तभी साया दीवार फलांग कर भागने लगा कि मोहल्ले के चौकीदार ने इसे पकड़ लिया। शोर सुनकर मोहल्ले वाले उठ गए और उन्होंने इसे पुलिस के हवाले करना चाहा। तब इस शख्स ने जान बचाने की खातिर लोगों से कहा कि मैं डाकू नहीं, अहमद साहिब का रिश्तेदार। लोग बोले, अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो आधी रात को क्या करने आए थे, वो भी दीवार फलांग कर? ये मिलने का कौन सा तरीका है? तुम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जा सकते थे। मैं दरअसल उनकी बेटी का मंगेतर हूं और अपनी मंगेतर से मिलने आया था। रात गए दरवाजे पर दस्तक देना मुनासिब नहीं लगा तो दीवार फलांग गया। तमाम मोहल्ले वालों ने दांतों तले उंगलियां दाब ली। ये ऐसा बयान था जिस पर किसी को यकीन नहीं था। ताहम उन्होंने दादा को बाहर बुलाया और पूछा, अहमद साहिब, ये आदमी खुद को आपका होने वाला दामाद बता रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? बेचारे दादा पर घड़ों पानी पड़ गया। बोले, बदकिस्मती से ये है तो सच, लेकिन रात के तीसरे पहर उनका इस तरह आना मेरी समझ में नहीं आता। अब बहुत सीधे और शरीफ आदमी है, अगरचे हमारी समझ में तो आ गया है और ये खुद भी बता रहा है कि आपकी बेटी से आधी रात को चोरी छुपे मिलने आया था। शायद पहले भी यूं ही आया करता होगा। अच्छा हुआ कि अपने इससे निस्बत तय करके इज्जत बचा ली, लेकिन अब जो रही सही इज्जत बच्ची है, बेटी को उसके साथ रुखसत भी कर दीजिए। हम इसको आपकी शराफत के एहतराम में छोड़े दे रहे हैं और हवाला पुलिस नहीं करते। उन्होंने तो इसको छोड़ दिया, मगर पुलिस को इस वक्त तक खबर हो चुकी थी। किसी ने चुपके से फोन कर दिया था, सो पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने बता दिया कि ये आदमी वाकई डाकू है, कई बार डकैती में अंदर हो चुका है। दादा जान से बोले, बड़े साहिब, बेटी का रिश्ता तय करते हुए शायद अपने इस शख्स के बारे में अच्छी तरह छान फाटक नहीं की। ये अच्छा हुआ कि पकड़ा गया, वरना आपकी बेटी की किस्मत फूट गई थी। वो तो इसको लेकर चले गए, मगर मोहल्ले वाले कब मुआफ करने वाले थे। उन्होंने फुप्पो के बारे बहुत बुरी बुरी बातें कहीं और उनकी खूब बदनामी हो गई। इधर जब मुनीर को पुलिस ने ठुकाई लगाई तो उसने बता दिया कि मेरी इस लड़की से राह चलते दोस्ती हुई थी और मैं वाकई इसको चाहने लगा। वो भी मुझसे शादी पर राजी थी। मैंने अपने घर वालों को राजी किया और मेरी वालिदा और बहनें रिश्ता तलब करने गईं। रिश्ता मंजूर हो गया, शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन मैंने कभी इस लड़की का घर नहीं देखा था। हम कॉलेज के करीब एक पार्क में मिलते थे। मुझे चमन से मोहब्बत हो गई। मैंने इसके साथ शराफत का बर्ताव रखा क्योंकि इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन इसको ये इल्म न था कि मैं डाकू हूं। मुझको हमारे गिरोह के एक मेंबर ने बताया कि फलां घर में हफ्ता बाद शादी होने वाली है और वो लोग लड़की को काफी जहेज और जेवरात देने वाले हैं। ये इत्तला मुझको चमन के मोहल्ले के एक लड़के ने दी। इसकी माँ अहमद साहिब के घर आती जाती थी और चमन की वालिदा ने इसे बेटी के वो जेवरात दिखाए थे जो वो इसे शादी पर देने वाली थी। इत्तला देने वाले लड़के ने मुझे अहमद साहिब का घर दिखाया और मैं वहां डकैती की गरज से गया। मेरे साथ 2 और साथी भी थे जो बाहर खड़े थे। जब घर से किसी खातून की सदाएं बुलंद हुईं, मेरे साथी भाग निकले, मगर चौकीदार ने दीवार फलांगते हुए मुझे पकड़ लिया। मुझे खबर ना थी कि जिस घर में डाका डालने जा रहा हूं वो मेरी मंगेतर का घर है, वरना मैं वहां क्यों जाता। वो जेवरात तो अज खुद मेरे ही घर आने वाले थे। खैर, ये था हमारी सियानी फुप्पो की चालबाजियों का अंजाम, जो मुझको सता कर मेरा जीना दो भर किए रखती थी। इसके बाद फुप्पो के रिश्ते आने बंद हो गए। भला जिस लड़की की इतनी बदनामी हो चुकी हो वहां कौन रिश्ता लेकर जाता है। रिश्तों के इंतजार में दादी घुलने लगी और चमन आरा बेगम के बालों में सफेदी उतरने लगी। इनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। अब मैं मैट्रिक में थी और उम्र 16 बरस की हो चुकी थी। मेरे लिए जो रिश्ता आता, दादी चाहती कि फुप्पो को पसंद कर ले, इस तरह वो मेरे रिश्ते भी गंवाने लगी। दादा ने मुझे कॉलेज में दाखिल करवाना चाहा तो फुप्पो ने मुखालफत की। तब मैं खूब रोई। मैंने कहा, अगर आज मेरी मां जिंदा होती तो ये ना होता। तभी बेअख्तियार मेरी फुप्पो के मुंह से निकल गया कि वो जिंदा तो हैं, चली जाओ उनके पास, वो कॉलेज पढ़वा देंगी तुमको। ये सुनकर दादी का रंग पीला पड़ गया। मैंने दादा से पूछा, आपको मेरी जान की कसम सच बताइए, फूफो क्या कह रही है?
तब दादा को सच बताना ही पड़ा। उन्होंने कहा, वाकई तेरी माँ जिंदा है, लेकिन वो भी तुमसे नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी, थोड़े अरसा बाद तुम्हारी दादी और फुफ्फो से इसकी लड़ाई हो गई। उन्होंने तेरे बाप के कान भरे तो उसने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी। ये वाकया तब हुआ था जब तुम पैदा हुई थी। तुम्हारी दादी ने तुमको अपने पास रख लिया था। ये किस्सा सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी तो जैसे जान ही हल्क में अटक गई। दादा से कहा कि अब मुझे मेरी माँ के पास ले जाएं। ये कहते हुए मैं ज़ारो कतार रो रही थी। दादा समझाने लगे, बेटी, अब तुम माँ से नहीं मिल सकती, क्योंकि बाद में जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो बहुत सख्त किस्म के लोग हैं, और अब तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है। इस बात का मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि मैं चुप रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया और मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। तभी दादा ने मुझे कॉलेज दाखिल करा दिया ताकि इसका दिल बहले। वाकई कॉलेज में मेरा दिल लग गया और ध्यान बटा। मैं अपनी फुप्पो की तरह नहीं थी। मैंने किताबों से दिल लगा लिया और दिल लगाकर पढ़ा। वालिद ने तो खबर ना ली, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अब दादा बूढ़े हो गए थे और कमाने से रह गए थे। उनकी ज़ईफ़ी देखकर मैंने मुलाजमत का इरादा जाहिर किया। उन्होंने इजाज़त दे दी। किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही मुलाजमत मिल गई और मुलाजमत भी अच्छी कंपनी में मिली। वहां सभी तहजीब याफ्ता और शाइस्ता थे। मैं रोज वक्त पर दफ्तर जाती, सुकून से काम करती और वक्त पर घर आ जाती। एक रोज मैं अपने ऑफिस के कमरे में बैठी काम कर रही थी कि एक नौजवान जिसका नाम महताब था मेरे कमरे में आ गया। वो मुझसे सीनियर अफसर था। कहने लगा, मिस नाजिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वो काफी खूबसूरत था। मैं उसकी मातहत थी और मुलाजमत में भी नई आई थी। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। सर, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुआफी चाहती हूं, आइंदा ख्याल रखूंगी। इस जवाब पर वो मेरा मुंह तकता रह गया और मैं इतना घबराई कि अभी वो मेरे कमरे में ही था कि मैं अपनी नशिस्त से उठकर चली गई और अपनी एक साथी लड़की के पास जाकर बैठ गई। बाद में मुझे अपनी इस बदतमीजी पर शर्मिंदगी भी हुई कि कम अज कम उसकी बात तो सुन लेती। आखिर वो कहना क्या चाह रहा था। सोचने लगी, वाकई क्या मैं अंदर से इतनी कमजोर हूं कि किसी की बात सुनने का भी हौसला नहीं है मुझ में। एक माह बाद एक रोज मैं अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी कि महताब आहिस्ता कदमों से कमरे में आया और मेरी सीट के सामने बैठ गया। मुझे इसके अब बैठने का एहसास ही न हुआ और मैं सर झुकाए महवियत से काम में मशगूल रही। कुछ देर बाद बिलाखिर वो गोया हुआ, नाजिया, मुझसे बात करो। तुम नहीं जानती लेकिन मैं तुमको जानता हूं। मैं तुम्हारी अम्मा का रिश्तेदार हूं। अम्मा का नाम सुनकर मैं चौंक गई और हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी सगी खाला का बेटा हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर यह वाकई सच है तो मैं नाहक इससे भाग रही थी। एक आस बंधी, शायद इसके जरिए मां मिल जाए, मां से मिल पाऊं और उनके गिले लग जाऊं। आपको कैसे पता कि मैं कौन हूं, किसकी बेटी हूं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जब तुमने मुलाजमत के लिए दरखास्त दी थी तब मैंने तुम्हारा और तुम्हारे वालिद का नाम पता पढ़ा तो पता चला कि तुम कौन हो, लेकिन इस दरखास्त में मेरी मां का नाम तो दर्ज नहीं था। फिर भी तुमसे बात करके तस्दीक तो की जा सकती थी, क्योंकि मेरी मां जो पता बताती थी तुम्हारी दरखास्त पर वही पता लिखा था। अब मां की तलब और चाहत मुझ पर गालिब आ चुकी थी, लिहाजा मैंने वादा कर लिया कि मैं इसकी वालिदा से मिलूंगी। एक दिन मैं महताब के हमरा इसके घर चली गई। इतना प्यारा घर देखकर मेरा अजीब हाल था। जी चाहता था यहीं रह जाऊं। वहां सिर्फ इसकी मां थी जो मेरी रिश्ते में खाला लगती थी। ये एक छोटा सा कुंबा था। इसकी मां ने मेरा मुंह चूमा और बेटी कहकर गिले लगा लिया। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया था, जैसे मुझे मेरी सगी मां मिल गई हो। खाला ने कहा, बेटी मैं जरूर तुमको तुम्हारी मां से मिलूंगी, लेकिन अभी मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अपने शौहर के साथ उन दिनों सऊदिया गई हुई है। उन्होंने मुझे चंद पुरानी तस्वीरें दिखाईं। इनमें कुछ तस्वीरें मां की पहली शादी की थीं, जिनमें वो मेरे वालिद के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। मैं मां को नहीं पहचानती थी, मगर अपने वालिद को तो पहचानती थी।
माँ की सूरत देखकर मैं बेहोश होते होते बच्ची। मैंने कहा, खाला मैं अब अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। वो कहने लगे, बेटी एक ही सूरत है हमारे खानदान में शामिल होने की कि तुम पहले मेरी बहू बनकर हमारे खानदान में आ जाओ। इसके बाद तुम्हारी अम्मा के साथ रहना आसान हो जाएगा। माँ से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती थी, मुझे हर शर्त मंजूर थी, जबकि महताब तो मुझे अच्छा लगा था। मैं भला क्यों इनकार करती, हालांकि जानती थी कि अगर फुप्पो और दादी को इस बात की भनक भी पड़ जाती कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, वो मुझ पर अरसा हयात तंग कर देती। मैंने खाला से कहा, मैं तो अब से जुदा होना ही नहीं चाहती, अब से मेरी माँ की खुशबू आती है। बहरहाल इस रोज तो मैं वक्त पर अपने घर पहुंचा दी गई, लेकिन 4 दिन बाद खाला मेरा रिश्ता लेने आए। जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो दादी को पता चल गया कि ये तो मेरी माँ की रिश्तेदार है। उन्होंने कहा, मेहरबानी से अभी इसी वक्त चली जा। मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरी साबिका बहू ने तुमको भेजा है ताकि तुम लोग हमारी पोती पर कब्जा कर सको। खाला ने लाख कहा कि मेरी बहन ने मुझे नहीं भेजा, उनको तो कुछ पता भी नहीं, मगर दादी न माने। खाला के जाने के बाद मैं बहुत रोई। ज्यादा दुख इस बात का था कि दादी अभी तक मेरी माँ का जिक्र तक सुनना नहीं चाहती थी, हालांकि माँ का हक भी बाप के बराबर होता है, मगर उन्होंने कभी मेरी माँ के हक को तस्लीम नहीं किया था। 2 माँ की बच्ची को इसकी माँ से छीन लेना और फिर कभी इस औरत को उसकी बच्ची की शक्ल तक न देखने देना, ये जुल्म की इंतहा न थी तो और किया था। आज खुदा ने दादी को इस जुल्म की तलाफी का मौका दिया, उन्होंने फिर भी ये मौका गंवा दिया। दादा को मेरे दुख और परेशानी का अंदाजा था, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने हुए थे। खुदा की मर्जी, अगले दिन दादी और फुप्पो किसी काम से लाहौर चली गई। वो अपने किसी रिश्तेदार के पास गई थी। दादा ने मेरी उतरी हुई सूरत देखी, कुछ सोचा, मेरे पास आए और मुझसे महताब के बारे में पूछा, फिर पता पूछकर उनके घर चले गए। मैं हैरान इस वक्त हुई जब अगले दिन शाम को मौलवी साहिब के हमरा महताब, उनके 2-3 रिश्तेदार और हमारे मोहल्ले के 2 बुजुर्ग हमारे घर आ गए। दादा ने मुझे नया जोड़ा दिया जो खाला लाई थी। कहा कि ये पहन लो, मैं तुम्हारा निकाह कर रहा हूं। खाला और उनकी बेटी ने मुझे तैयार किया और मेरा निकाह महताब से हो गया। मैं बार बार आंखें खोलती और बंद करती थी कि कहीं यह ख्वाब तो नहीं, लेकिन यह ख्वाब न था, हकीकत थी। और ये भी हकीकत थी कि जिस कदर मोहब्बत मेरे दादा जान ने मुझसे की थी, किसी ने नहीं की। ये वही थे कि जिनकी बदौलत मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। फिर खाला के तवस्सुत से मैं 23 साल बाद अपनी हकीकी वालिदा से मिली। उस वक्त की खुशी को मैं क्या रकम करूं कि इसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बहरहाल इस दिन निकाह के बाद दादा जान ने मुझे खाला और महताब के साथ रुखसत कर दिया। मैं नहीं जानती कि दादी और फुप्पो पर क्या गुजरी, लेकिन जो माँ पर गुजरी वो भी उन्होंने मुझे ना बताया कि बेटी को दुख होगा। खुदा का शुक्र कि मेरे दादा मुझसे राजी थे, वरना मेरा ये ख्वाब भी पूरा ना होता। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।